हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, जिसको आरबीआई यूज़ तब करती है जब उनको इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स डिस्कस करने हैं, जिसमें से क्वांटिटेटिव मेजर्स कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लास में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टूल और यू कैन से इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के द्वारा अपनाया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिस्कस किया है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंस था लोन अमाउंट का और उसके बदले में जो सिक्योरिटी बोरोवर देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसके मार्केट वैल्यू का, और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कैसे घटाकर और बढ़ाकर आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन को ओवरकम करती है, उसके साथ काउंटर एक्ट करती है। हम लोगों ने ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी हैं। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ही कंटिन्यू में डिस्कस करते हुए, हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज जानेंगे जो कि आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं इन केस ऑफ कंट्रोल मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे अगेन हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की ही बात करेंगे। और मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स था, जो कि डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड बारी है, सेकंड जो है वो है आपका मॉरल सुएशन। ये भी एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ आरबीआई कर रही है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। Now, firstly, we have to know what is moral suasion. Then we'll later discuss कि इसका इस्तेमाल कैसे करती है आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो मॉरल सुएशन जो है ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है। देखो पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं। दिस इज एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है? तो इसके अंदर आता है आपका सबसे पहले तो persuasion, and pressure, ठीक है, persuasion and pressure that central bank applies on the other commercial banks, on the other commercial banks in order to act, in order to get them act in a manner in line with its policy, ठीक है, इन लाइन विथ इट्स पॉलिसी। अब देखो ये सिंपली है क्या? तो जो आपका मॉरल सुएशन होता है ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है परसुएशन और प्रेशर का, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा अप्लाई किया जाता है। एक प्रेशर है ये, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक अप्लाई करते हैं किस पर? तो ऑन दी अदर कमर्शियल बैंक्स पर। चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो आरबीआई होता है ये क्या कहलाता है? ये बैंकर्स बैंक कहलाता है। याद करेंगे हम लोगों ने ऑलरेडी आरबीआई के फीचर्स
में ये पढ़ा हुआ है कि इट इज़ नोन एज बैंकर्स बैंक, विच मीन्स कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इन तरह के सारे काम जो है वो आरबीआई के द्वारा करे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं। जो भी काम कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए कर रहा है वही सारे काम आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए करते हैं। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए मतलब इनका भी हेड है, सुप्रीम बॉडी है। आरबीआई के बारे में अब याद करेंगे, इट इज़ द एपेक्स बॉडी। ये एपेक्स बॉडी कहलाती है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के लिए, इसीलिए इसको एपेक्स बॉडी बोलते हैं बिकॉज इट मेक्स रूल्स, रेगुलेशंस और कई तरह के डायरेक्टिव्स का ये इस्तेमाल करती है, कई तरह की पॉलिसीज़ ये बनाती है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डायरेक्टिव्स, ये तमाम चीज़ें आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, उन सब को कौन फॉलो करता है? तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के अंडर आते हैं वो सब क्या करेंगे? उन तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे इन सिंपल सेंस, इन सिंपल मैनर। अब होता क्या है कि आरबीआई जो है वो अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल कर रही होती है सो दैट कि वो मनी सप्लाई को क्या करे? कंट्रोल करे। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल वो किसके थ्रू करवाती है? तो थ्रू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस बना रही है और उन रूल्स रेगुलेशंस को वो कमर्शियल बैंक पे इम्पोज कर रही है सो दैट कमर्शियल बैंक्स हेल्प करें कि सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सके। अब इन दिस प्रोसेस और इन दिस केस कोई भी अगर कमर्शियल बैंक ऐसा करता है कि आरबीआई ने उनको डायरेक्शन दिया कि इकोनॉमी से हमें मनी सप्लाई को घटाना है या मान लीजिए बढ़ाना है, तो उसके लिए हमने ये नॉर्म्स बनाए हैं एंड यू हैव टू फॉलो। अब अगर कोई कमर्शियल बैंक उसको नहीं मानता है, कमर्शियल बैंक्स अपने मन से काम करता है, आरबीआई के रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो उस केस में आरबीआई क्या करती है? पहले उस बैंक को प्रेम पूर्वक समझाती है कि भाई देखो ऐसे ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और आपको ये मानने पड़ेंगे बिकॉज आप हमारे अंडर हो। इन दैट केस अगर कमर्शियल बैंक्स बात नहीं मानती, फॉलो नहीं करती है रूल्स को, तब फिर उनको क्या किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि परसुएशन, धमकी दी जाती है उनको, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को, कि आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स हमने बनाया हुआ है। बीइंग द एपेक्स बॉडी इन द इकोनॉमी, हमने जो रूल्स बनाया है दैट यू हैव टू फॉलो। तो अगर पहले क्या करा? प्रेम से समझाया, नहीं बात माना तो फिर धमकी दिया कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर उसके बाद भी नहीं किया तब आरबीआई परसुएशन और प्रेशर का कॉम्बिनेशन यूज़ करने लग जाती है कमर्शियल बैंक्स पर कि इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर, उस कानून को लागू करने के लिए या उस रूल को फॉलो करने के लिए कमर्शियल बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनाती है इन लाइन विथ इट्स पॉलिसी। जिस भी तरह की पॉलिसीज़ को आरबीआई ने बनाया हुआ है उन पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स पर प्रेशर डालती है, उन पर परसुएशन करती है, और इसी को हम मॉरल सुएशन के नाम से जानते हैं। ये मॉरल सुएशन जो हो गया, ये सिंपली जो आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके क्रेडिट पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इनको एक तरह का ऑथराइजेशन इसीलिए मिला हुआ है बिकॉज ये आरबीआई के अंडर है। अगर आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर प्रेशर करे और उसको कहे कि हम आपके ऊपर से अपना हाथ हटा लें, या हमारी जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, या हम आपको अपना ऑथराइजेशन देना बंद कर देंगे, तो उस केस में पब्लिक जो है वो उस बैंक पर भरोसा नहीं करेगी, पब्लिक अपना डिपॉजिट करना बंद कर देगी, बैंक के पास पैसे आने बंद हो जाएंगे, वो लोन देना बंद कर देगी बिकॉज पैसे आ ही नहीं रहे हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन होगा नहीं। और बैंक का तो मेन काम यही है, डिपॉजिट लेना, लोन देना, डिपॉजिट लेकर उसी पैसे को लोन के तौर पर दे देना। अगर कोई पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा जमा ही ना करे तो फिर कमर्शियल बैंक अपने किसी भी काम को करने के लायक ही नहीं रहेगी। और ये ट्रस्ट लोगों को तभी होता है जब लोग ये बात जानते हैं कि हर कमर्शियल बैंक के पीछे आरबीआई खड़ा है,
हमारे पैसे नहीं डूबेंगे। CRR है, कमर्शियल बैंक का पैसा अगर ख़त्म हो जाता है तो कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व रेशियो RBI के पास है उसमें से कमर्शियल बैंक्स हम लोगों को हमारा पैसा पे करेगी। कुछ इस तरह के फेथ के साथ पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक जो है, वो कमर्शियल बैंक्स के पास अपना पैसा जमा कराती है। अगर ये RBI ही अपना हाथ पीछे खींच ले, कमर्शियल बैंक्स को बिल्कुल छोड़ दे, तो इस केस में कमर्शियल बैंक्स कहीं के नहीं रहेंगे, वो बंद हो जाएंगे। एंड दिस प्रेशर इज नोन एज मॉरल सुएशन। दिस इज एक्चुअली नोन एज मॉरल सुएशन। पहले RBI प्रेम से समझाएगी, नहीं बात मानने पर धमकी देगी, और तब भी नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगी कि कमर्शियल बैंक्स को डिटोरिएट कर देगी, मतलब उससे अपना नाता रिश्ता ख़त्म कर लेगी। और इस धमकी का इस्तेमाल RBI तब करती है जब उनको इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। इन दैट केस अगर कमर्शियल बैंक्स उनकी पॉलिसीज़, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो मैंने पहले ही बोला था कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो RBI है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है ऑन द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बट एक्चुअली वो इम्पैक्ट कर रही होती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और ये देखो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को ही इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज अगर RBI ने कमर्शियल बैंक्स के ऊपर से अपने डायरेक्टिव्स, अपने रूल्स को हटा लिए, तो फिर कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे नहीं होंगे। और कमर्शियल बैंक्स अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और जस्ट इसका वाइस वर्सा आप कह लें कि अगर देश में पैसों की कमी है, बैंक्स को पैसे बढ़ाने हैं, तो मॉरल सुएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को RBI बहुत ही लिबरल तरीके से ट्रीट करती है और उनको क्रेडिट क्रिएशन का पूरा मौका देती है और कहीं ना कहीं उनको इस प्रोसेस में हेल्प भी करती है, सो दैट सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा सके। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ लो, ये एक तरह का इनविजिबल टूल है जिसका इस्तेमाल RBI करती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर टू कंट्रोल मनी सप्लाई, जिसमें प्रेशर का इस्तेमाल होता है, परसुएशन का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? सेकेंड हमारा इंस्ट्रूमेंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर एक और पॉइंट है जिसका इस्तेमाल RBI करते हुए अगेन मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक कर भी पाती है। जिसमें आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को क्रेडिट रैशनिंग के नाम से भी हम जानेंगे। और क्रेडिट रैशनिंग के अंदर बेसिकली ये होता क्या है, तो पहले हम इसके मीनिंग को लिख लेते हैं सिंपली, सो दैट कि हम इजीली इसको समझ पाएँ। तो अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल the RBI gives direction to the other banks to give or not to give or not to give credit for certain purpose
टू पर्टिकुलर सेक्टर, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो ये है क्या, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा इसको हम क्रेडिट रैशनिंग भी कहते हैं। तो जब आप क्रेडिट रैशनिंग सुनेंगे और आप जानोगे कि क्रेडिट रैशनिंग का क्या मतलब है, तो रैशनिंग का मतलब हो गया लिमिटेशन। ठीक है, एक तरह का लिमिटेशन। अब लिमिटेशन किससे रिलेटेड, तो क्रेडिट से रिलेटेड। ये क्रेडिट कौन देता है, कौन क्रिएट करता है? क्रेडिट मतलब क्या, तो क्रेडिट मतलब लोन, राइट। कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन देते हैं। लोन तो सारे देते हैं एक दूसरे को, बट कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक को लोन देते हैं। अब ये जो लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जनरल पब्लिक को, इस लोन में कुछ लिमिटेशंस लगा दिए जाते हैं और ये लिमिटेशंस रिलेट कर दिए जाते हैं टू द पर्टिकुलर सेक्टर। पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कुछ क्या करते हैं कि लोन अमाउंट को ना लिमिट कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, उस सेक्टर को इससे ज़्यादा लोन नहीं, इस काम के लिए लोन दिया जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो देयर इज़ अ लिमिटेशन रिलेटेड टू द क्रेडिट, और ये लिमिटेशन कौन लगा रहा है, आरबीआई लगा रहा है। किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो लोन से संबंधित रैशनिंग या लिमिटेशन लगाया जाता है कि ये लोन आपको देना है, ये नहीं देना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेडिट रैशनिंग और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नाम से देखो पता लगेगा आपको, यही चीज़ लिखा हुआ है। अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू द अदर बैंक्स। अदर बैंक से यहाँ मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक्स का। तो डायरेक्शन टू द अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव, देना है या नहीं देना है क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में पर्टिकुलर और सर्टेन पर्पसेस के लिए, कुछ खास उद्देश्य के लिए किस बैंक को लोन देना है या बैंक को लोन नहीं देना है, इससे संबंधित जो भी डायरेक्शन आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं बैंक्स को, इसे ही हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। ये जनरली तुम्हारा कैसे होता है, जैसे मान लो कि पर्टिकुलर सेक्टर में हमने बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर की। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर को चाहिए लोन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, तो अगर आरबीआई ने एक डायरेक्शन दे दिया है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा किसान को लोन नहीं देना है, तो जो भी लोन अमाउंट होगा वो 5 लाख तक का होगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है और वो बैंक से लोन लेने के लिए जाता है और आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार है कि भाई 10 लाख रुपए से ज़्यादा या 20 लाख रुपए से ज़्यादा उस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए लोन नहीं दिया जा सकता है, तो उसका लिमिट हो गया 20 लाख। ठीक है, ठीक इसी तरह से कोई पर्सनल लोन लेने जा रहा है, होम लोन लेने जा रहा है, तो देयर इज सर्टेन लिमिट कि पर्सनल लोन आपको 5 लाख तक मिल सकता है, होम लोन आपको 15 लाख रुपए तक का मिल सकता है, कार लोन लेने जाओ तो आपको 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। तो देयर इज अ लिमिट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर रिलेटेड टू अ सर्टेन पर्पस, और ये काम आरबीआई इसलिए करती है सो दैट कि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, समझ में आया? इसके अंडर आरबीआई अदर बैंक्स को डायरेक्शन देती है कि भाई इससे ज़्यादा लिमिट में आप लोन नहीं दे सकते हैं या लोन आप दे सकते हैं, और इसी लिमिट को तय करने का जो तरीका है या जो प्रोसेस है, इसी को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों करती है आरबीआई? तो इस मेथड को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मैनर में अप्लाई किया जा सकता है। पॉजिटिव मैनर में का मतलब हो गया कि इसको यूज़ कर रहे हैं हम सो दैट कि क्रेडिट को चैनलाइज कर सकें और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्रेडिट को हम बढ़ावा दें, जिससे कि क्या हो, क्रेडिट क्रिएशन बढ़े, पर्टिकुलर सेक्टर का, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट और पर्टिकुलर सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी के फ्लो में इंक्रीमेंट हो जाए। और अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव मैनर में इसका इस्तेमाल, तो इसका मतलब हो गया कि इसका इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में। जैसे कि मान लो
कि सप्लाई ऑफ मनी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्रमोट करना है, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गए या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के अंदर आने वाले छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हो गए जो कि एसएसआई का ही पार्ट होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो अगर उनमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आरबीआई क्या कर सकती है पॉजिटिव मैनर में इसके इस्तेमाल में, कि वो क्रेडिट के लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकती है, सो दैट कि अगर आप किसी पर्टिकुलर काम में हैं, एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क में हैं, और अगर आरबीआई चाहती है कि उस सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी बढ़े तो वो क्रेडिट के लिमिटेशन को थोड़ा बढ़ाएगी ताकि ज़्यादा पैसा लोन के तौर पर दिया जा सके, क्रेडिट का क्रिएशन ज़्यादा हो उन क्षेत्र में जिन क्षेत्र में आरबीआई को डेवलपमेंट करना है, और वहाँ पे लोन अमाउंट के बढ़ने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन लिया जाएगा जिससे कि उस एरिया का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। ठीक उसी तरह से अगर नेगेटिव मैनर में इसका इस्तेमाल कर रही है आरबीआई, मतलब मनी सप्लाई की क्वांटिटी को घटाने के लिए, तो वो क्या करेगी कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्रेडिट के लिमिटेशन को तय कर देगी कि इससे ज़्यादा तुम्हें क्रेडिट क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें लोन देना ही नहीं है, इससे ज़्यादा यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड लोन। तो इस केस में एक सर्टेन लिमिट में ही लोन लिया जा सकेगा, और उस केस में आप कम लोन लोगे, कम क्रेडिट का क्रिएशन करोगे, कम पैसा इकोनॉमी के फ्लो में आएगा और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो घटेगा। तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की मदद से भी किया जाता है बाय दी आरबीआई। और इसी के साथ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारा आज के क्लास में फिनिश हो जाता है। और अब तक हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात करी है कि कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स साथ ही साथ क्वालिटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करती है। क्वांटिटेटिव भी हमने डिस्कस किया डिटेल में, क्वालिटेटिव भी फिनिश हो चुका है, और इसके साथ हम आरबीआई के फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें आरबीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अहम भूमिका निभाती है देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आरबीआई के और भी कुछ बचे हुए फंक्शंस हैं, तो वो क्या हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हुए चैप्टर के आगे के टॉपिक पर बढ़ेंगे। थैंक यू।